सिराज और अलीशा दोनों ग्वालियर से मनाली घूमने जा रहे थे। सफ़र देरी से ही शुरू किया था, इसीलिए उन्हें बीच रास्ते में ही काफ़ी रात हो चुकी थी। वक्त करीबन रात के 10 बजे का था जब गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर थी। सिराज सामने देखता हुआ गाड़ी चला ही रहा था कि जब सोई हुई अलीशा एकदम से चिल्लाकर उठी। सिराज ने गाड़ी के ब्रेक्स लगाई और पूछा, क्या हुआ अलीशा, तुम चिल्लाई क्यों? तो इस पर जवाब में अलीशा ने कहा कि उसके कंधे पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। सिराज ने हंसते हुए कहा, अलीशा, तुमने सपना देखा होगा, देखो पीछे गाड़ी में कोई भूत नहीं है। और इतना कहकर सिराज ने गाड़ी आगे बढ़ाई और अलीशा ने भी सपना समझकर बात को भुला दिया। तकरीबन 10 या 15 मिनट चलने के बाद ही सिराज ने ज़ोर से गाड़ी की ब्रेक्स लगाई और नज़र घुमाकर अलीशा की तरफ देखा। तभी अलीशा ने सिराज से पूछा कि क्या हुआ सिराज, तुमने गाड़ी क्यों रोकी? तो सिराज ने कहा, तुमने कोई आवाज़ सुनी? तभी अलीशा ने कहा, नहीं तो, कैसी आवाज़? सिराज ने कहा, अभी अभी मुझे पीछे से किसी ने कहा गाड़ी साइड में लगाओ। अलीशा ने कहा, प्लीज़ सिराज, मुझे डराओ मत, मुझे सच में डर लग रहा है, अब मजाक बंद करो और चलो यहाँ से। सिराज ने मन ही मन कुछ सोचा और एक लंबी सांस भरी और गाड़ी आगे बढ़ाई। उसी सुनसान सड़क पर चुपचाप बस गाड़ी चलाए जा रहा था सिराज, और अलीशा भी चुपचाप साइड वाली सीट पर बैठी थी। कुछ दूर चलते ही सामने सड़क के किनारे पर काली चद्दर ओढ़े हुए एक आदमी उनकी गाड़ी की तरफ हाथ हिलाता हुआ दिखा। सिराज ने गाड़ी की स्पीड ज़रा धीमी की कि तभी अलीशा ने कहा कि वो कोई चोर डाकू हो सकता है, गाड़ी रोको मत। सिराज ने भी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वे दोनों आगे निकल पड़े। 2-2:30 बजे तक वे दोनों मनाली पहुंच गए। बाज़ार लगभग रात को भी खुला रहता है मनाली में। दोनों को एक चाय की दुकान दिखाई दी। ठंड से बुरा हाल था दोनों का, तो दोनों चाय पीने के लिए दुकान पर पहुंचे। सिराज ने 2 चाय बोली और करीबन एक 12 साल का लड़का चाय बनाने लगा। चाय बनाकर उसने चाय 2 कप में डाली और कप उठाकर जैसे ही सिराज और अलीशा की तरफ चला तो उसने मानो जानबूझकर हाथों से कप गिराए। कप गिरने से चाय के छींटे अलीशा के पैरों पर गिरे। तभी अंदर से एक आवाज़ सिराज और अलीशा ने सुनी, 20 साल हो गए काम करते, लेकिन इस लड़के को अब तक गिलास पकड़ने नहीं आए। इतना कहते कहते अंदर से आवाज़ लगाते हुए वो इंसान बाहर आया। तो ये वही आदमी था जो चद्दर ओढ़े हाईवे पर अलीशा और सिराज की गाड़ी की तरफ हाथ हिला रहा था। वो आदमी उस बच्चे पर डांट मारे जा रहा था, तो सिराज ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, बच्चा है। अरे साहब, 20 साल से काम कर रहा है, अभी तक बच्चा ही रहेगा क्या? सिराज ने हैरानी से पूछा, 20 साल कैसे, ये तो 10-12 साल का बच्चा है। तो इस बात पर जवाब में उस आदमी ने कहा। वो सुनकर अलीशा और सिराज के होश उड़ने वाले थे। उस आदमी ने कहा, अरे साहब, ये 10 साल का था तभी इसकी मौत हो गई थी, और तब से आज तक 20 साल हो चुके हैं, और ये मेरी दुकान पर ही काम करता है। आप घबराइए मत साहब, दूसरी चाय बना देता हूँ। सिराज और अलीशा झट से खड़े होकर वहाँ से भागे गाड़ी की तरफ, और पीछे से वो आदमी चिल्लाया, कोई लिफ्ट मांगे तो गाड़ी मत रोकना। अलीशा और सिराज सीधा अपने होटल पहुँचे। रिसेप्शन से कीज़ लेकर अपने रूम में गई। थकान इतनी थी कि बिना खाए पिए ही दोनों सो गए। सिराज को सपने बहुत आते थे और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। सिराज को सपने में बारी बारी हाईवे पर सुनी वो सारी आवाज़ें और वो 10 साल का बच्चा और वो चद्दर ओढ़े खड़ा व्यक्ति बार बार दिखाई दे रहे थे। डर के मारे सिराज की नींद टूटी तो देखा अलीशा बिस्तर पर बैठी सामने नज़र टिकाए एक ही जगह देखे जा रही थी। सिराज ने अलीशा से नज़र हटाकर सामने की तरफ देखा तो हवा में एक काली चद्दर यूं टंगी हुई थी मानो वो चद्दर किसी ने ओढ़ रखी हो। सिराज ने झट से टेबल लैंप का स्विच ऑन किया। लैंप ऑन होते ही वो चद्दर नीचे गिर गई। चद्दर नीचे गिरते ही अलीशा ने पागलों की तरह बोलना शुरू किया, मैंने मना किया था ना, मनाली नहीं चलते हैं, मगर तुमने मेरी एक नहीं मानी। सिराज उसकी ये बात सुनकर हैरानी में डूब गया, क्योंकि मनाली जाने का प्लान अलीशा का ही था और होटल बुकिंग्स भी अलीशा ने ही की थी। सिराज अलीशा से कुछ बोलता उससे पहले ही बाहर से आती एक आवाज़ ने सिराज और अलीशा दोनों को सुन्न कर दिया।
20 साल हो गए काम करते, लेकिन इस लड़के को अब तक गिलास पकड़ने नहीं आए। सिराज और अलीशा ने तुरंत अपना सामान उठाया और भागते हुए होटल से बाहर निकले और गाड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ चल दिए। चलते चलते सिराज ने घड़ी में वक्त देखा तो जब वे दोनों चाय की दुकान पर थे तब भी 2 बजे थे और अभी भी घड़ी में 2 ही बजे हुए थे। मनाली से बाहर 10-15 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी का टायर पंचर हो गया। सिराज ने नीचे उतरकर डिक्की खोलकर देखा तो डिक्की में न टायर था न स्टेपनी। अलीशा ने तुरंत एक कैब बुक की। सिराज और अलीशा गाड़ी में बैठकर कैब का इंतज़ार करने लगे और 10 मिनट बाद कैब आ भी गई। सिराज और अलीशा गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी में बैठे दोनों को 2-5 मिनट ही हुए थे कि अलीशा के पास एक कॉल आया। कॉल उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई, मैम मैं माफ़ी चाहूँगा, कैब रास्ते में ख़राब हो गई, मैं 5 मिनट में आपकी लोकेशन पर पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर तो मानो अलीशा के होश उड़कर उसकी पहुँच से कोसों दूर चले गए। लेकिन अलीशा ने दिमाग लगाया और ड्राइवर को कहा, गाड़ी ज़रा साइड में लगाना, मुझे उल्टी करनी है। सिराज भी ये सुनकर हैरान हुआ क्योंकि अलीशा को कभी ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं थी। अलीशा ने इशारे से सिराज को भी गाड़ी से नीचे उतारा और उतरते के साथ ही अलीशा चिल्लाई कि भागो सिराज, ये हमारी कैब नहीं है। दोनों दौड़े वापस अपनी ख़राब गाड़ी की ओर और वो अनजान गाड़ी बैक चलती हुई भागते हुए सिराज और अलीशा के बराबर में रुकी और ड्राइवर बोला, आओ बैठो हमारी गाड़ी में, भाग कहाँ रहे हो, आइए ना, बैठिए ना हमारी गाड़ी में, बैठिए ना। अलीशा और सिराज अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़े, अपनी गाड़ी के पास पहुँचे और पलट कर देखा तो वो अनजान गाड़ी अब उन्हें दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही थी। तभी उनके पास उनकी अपनी कैब आकर रुकी। कंफर्म करने के बाद दोनों कैब में बैठ गए। थोड़ी दूर चलते ही ड्राइवर ने सिराज से पूछा, क्या हुआ साहब, काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो। सिराज ने ड्राइवर को सारी बात बताई और उसके बताते बताते ही ड्राइवर के साइड वाली सीट से एक चेहरा एकदम से सिराज और अलीशा की तरफ मुड़ा। वो वही चद्दर ओढ़ने वाला व्यक्ति था। अलीशा और सिराज चीखे। उसके बाद सिराज और अलीशा का कोई अता पता नहीं लगा। पुलिस के रिकॉर्ड्स में अलीशा और सिराज आज भी लापता हैं। लोगों का कहना है कि उस रास्ते पर रात को 2 कपल्स लिफ्ट मांगते हुए नजर आते हैं और जो कोई उन्हें लिफ्ट देता है वो लापता हो जाता है। अरविंद को नींद में ही एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, 1 2 3। ये गिनती करने की आवाज़ अरविंद की बीवी सोनम की थी। बार बार आवाज़ आने से तंग आकर अरविंद ने उठकर देखा तो बिस्तर पर वो अकेला लेटा था और सोनम एक कोने में बैठी पागलों की तरह अपना एक एक बाल गिन गिन कर तोड़ रही थी और पूरे कमरे में सोनम के टूटे बाल बिखरे हुए थे। अरविंद ने सोनम से पूछा कि क्या हुआ, वो ऐसे क्यों बैठी है। तो सोनम मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर ही खड़ी हुई। सोनम की जहरीली मुस्कुराहट अरविंद के रोंगटे खड़े कर रही थी। सोनम कुछ बोलती उससे पहले ही अरविंद के फ़ोन की रिंग बजी और उसकी नींद टूटी। कुछ देर लगी समझने में अरविंद को कि ये सब सपना था। फ़ोन देखा तो सोनम की ही कॉल आ रही थी। अरविंद ने सोनम से बात की और उसे सारी बात बताई। सोनम ने उसे ये सब सपना समझकर भूल जाने को कहा। अरविंद ने सोनम से पूछा कि उसने इतनी रात गए फ़ोन क्यों किया तो सोनम ने कहा, बस ऐसे ही, मुझे लगा तुम्हारा पहला दिन है दिल्ली में तो देखूं नींद आई या नहीं। दरअसल अरविंद जयपुर का रहने वाला है और आज उसकी ट्रांसफ़र दिल्ली हो गई है। खैर, सोनम से बात करने के बाद अरविंद ने टाइम देखा तो रात के 2 बजे हुए थे। अरविंद उठकर बाथरूम की ओर गया। दरवाज़ा खोलते ही नल के चलने की आवाज़ आई। अरविंद ने लाइट ऑन की और लाइट का स्विच ऑन करने के साथ ही आवाज़ भी शांत हुई और पूरे बाथरूम में नज़र घुमाने के बाद अरविंद को पता लगा कि कोई नल चालू नहीं था। अरविंद ने फिर से लाइट स्विच ऑफ की और स्विच ऑफ होते ही नल चलने की आवाज़ फिर से आने लगी। अरविंद ने फिर लाइट ऑन की और आवाज़ फिर से शांत हुई। अरविंद धीरे धीरे नल के पास पहुंचा और नल पर ज़रा झुककर नल देखने लगा तो किसी ने उसका सर पीछे से पकड़ा और नल पर मारा। अरविंद दर्द में चिल्लाता हुआ पलटा तो पीछे
कोई नहीं था। अरविंद ने माथे पर हाथ लगाया तो उसे पता लगा कि उसके माथे से खून बह रहा है। अरविंद अपने बेडरूम में गया और खून साफ करने के लिए कुछ ढूंढ ही रहा था कि बिस्तर पर पड़ा उसका फ़ोन बजा। अरविंद ने फ़ोन देखा तो सोनम की कॉल थी। उसने फ़ोन उठाया और सोनम को ये सब बताया। सोनम ने उससे कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ सपना देख रहा था, उसके माथे पर कोई चोट नहीं आई है। इस बात पर चिढ़कर अरविंद ने फ़ोन काट दिया और जाने उसके मन में क्या आया। उसने जाकर मिरर के सामने खड़े होकर देखा तो पाया उसके माथे पर कोई चोट नहीं थी। अरविंद के ये साथ क्यों और कौन कर रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। अरविंद को नींद तो क्या ही आने वाली थी। पूरी रात बिस्तर पर लेटे लेटे अरविंद ने निकाली और सुबह होते ही नहा धोकर अपने ऑफिस पर चला गया। नींद पूरी न होने की वजह से ठीक से काम भी नहीं कर पाया अरविंद। शाम को ऑफिस से छुट्टी करके आया तो उसके घर पहुंचने के करीबन 15-20 मिनट बाद ही अरविंद का कलीग उससे मिलने उसके घर आया। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे थे जब अरविंद का कलीग सौरभ उठकर बाहर भागा। अरविंद भी उसके पीछे पीछे भागा और उसके पास जाकर उससे पूछा तो सौरभ ने बताया कि उसके घर में भूत है। उसने अरविंद के ठीक पीछे एक लड़की को खड़े देखा। सौरभ ने अरविंद को जल्द से जल्द घर खाली करने की सलाह दी। हताश अरविंद वापस अपने घर आया। अरविंद ने सोचा कि वो ये सोनम को बताएगा और ये सोचकर सोनम के पास कॉल लगाने ही वाला था कि घर की डोरबेल बजी। अरविंद दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ, दरवाजे तक पहुंचा और जाने उसके मन में क्या आया कि उसने आई होल से बाहर झाँका तो एक काली परछाई उसे नज़र आई। बाहर की लाइट्स ऑन की, फिर से आई होल से झाँका तो अब बाहर कोई नहीं था। फिर से लाइट ऑफ की और बाहर झाँका तो वो परछाई अरविंद के दरवाजे पर वैसे की वैसी अरविंद को खड़ी दिखाई दे रही थी। आई होल पर नज़र टिकाए ही अरविंद ने बाहर की लाइट ऑन की तो वो परछाई अरविंद की आंखों के सामने गायब हो गई। ये देखकर अरविंद की आंखें फटने को हो गई। उसके पैर मानो एक ही जगह जम से गए। तभी अरविंद का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जेब से निकाल कर देखा तो फ़ोन सोनम का था। अरविंद ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, अरविंद तुम ठीक तो हो ना? अरविंद ने ये बात सोनम को बताई कि कैसे सौरभ को उसके घर में एक औरत दिखी और अभी अभी उसने भी दरवाजे पर किसी की परछाई देखी। तो इस पर सोनम ने कहा, अरविंद कुछ नहीं है ऐसा, तुम नए घर में हो इसलिए तुम्हें बस वहम हो रहा है, ज़्यादा मत सोचो और खाना खाकर सो जाओ। अरविंद ने ज़रा गुस्से में आते हुए कहा, मैं पागल हूँ क्या? और मुझे ये बताओ मेरे साथ ऐसा कुछ होता है तभी तुम्हारी कॉल कैसे आती है? तो सोनम ने कहा, यह बस इत्तेफाक है, उसका मन करता है तो कॉल कर लेती है। अरविंद ने चिढ़कर फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटते के साथ ही उसकी नज़र किचन की तरफ गई। किचन की खिड़की से चांद की रोशनी अरविंद के बेडरूम में पड़ रही थी और उसी रोशनी में अरविंद ने देखा कि एक परछाई ज़मीन पर पहले बाईं ओर गई और फिर बाईं ओर से दाईं ओर। अरविंद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फर्श पर पड़ती उसी रोशनी में देख रहा था। तभी वो परछाई फर्श पर बिल्कुल बीच में आकर रुकी। परछाई किसी औरत की थी। अरविंद के देखते देखते ही उस रोशनी में उस औरत की परछाई के पीछे से एक और परछाई अरविंद ने देखी जो कि किसी आदमी की थी। अरविंद का दिल जोरों से धड़के जा रहा था। तभी वो परछाई गायब हुई अरविंद के फ़ोन के वाइब्रेशन के साथ। फ़ोन देखा तो लिखा आया, सोनम इज़ कॉलिंग यू। फ़ोन उठाया तो सामने से सोनम बोली, कोई नहीं है किचन में, तुम इतना क्यों डरे हुए हो अरविंद? अरविंद ने कहा, तुम मुझे पागल समझती हो क्या? सोनम मैंने अपनी आंखों से देखा है अभी अभी 2 परछाइयों को। सोनम ने कहा, अच्छा जाओ किचन में जाकर देखो, वहाँ कोई नहीं है अरविंद। अरविंद उठा और फ़ोन कान पर लगाए हुए ही दबे कदमों से किचन की तरफ बढ़ा। किचन में पहुंचा तो पाया किचन में कोई नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी तो किसी का खिड़की से अंदर आने का या बाहर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरविंद को जैसे करंट सा लगा ये सोचकर कि सोनम को कैसे पता कि वो आखिर क्या देख रहा है। अरविंद ने सोनम से पूछा कि उसे ये सब कैसे पता चला। तो सोनम ने कहा, अरविंद मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ, तुम क्या सोचते हो क्या देखते हो मैं सब जानती हूँ।
सोनम ने जैसे तैसे अरविंद को समझाया और थोड़ी देर बाद अरविंद भी खाना खाकर सो गया। अरविंद को सोए हुए कुछ ही देर हुई थी कि 1, 2, 3 एक बार फिर उसे कल रात की तरह गिनती की आवाज़ सुनाई दी। डरा सहमा सा अरविंद अपने बिस्तर पर उठकर बैठता है और बेडरूम के एक कोने में देखता है कि उसकी बीवी सोनम, जिसने अभी अभी अरविंद के पास जयपुर से फ़ोन किया था, वही सोनम उस कोने में बैठी गिन गिन कर अपने सर के बाल तोड़ रही थी। अरविंद ने खुद के गाल पर एक कसकर थप्पड़ मारा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इस बार अरविंद सपना नहीं देख रहा था, बल्कि सचमुच में अरविंद के सामने सोनम भयानक हालत में बैठी थी। अरविंद ने इधर की सोची ना उधर की, अपना फ़ोन उठाया और दौड़ पड़ा घर से बाहर और ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा। अरविंद की किस्मत कुछ तो अच्छी थी कि उसे जयपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी ही मिल गई। अरविंद ने तुरंत टिकट ली और जनरल डिब्बे में चढ़ गया और 5-10 मिनट बाद ट्रेन भी चल पड़ी। रात का समय था तो 2-4 लोग ही थे डिब्बे में। अरविंद ने गौर किया कि उसके सामने वाली बर्थ पर बैठा आदमी, जिसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे बने हुए थे, वो अरविंद को घूरे जा रहा था। अरविंद को उसकी ये हरकत अच्छी नहीं लगी तो अरविंद उस आदमी से पूछ बैठा, भाई साहब कोई दिक्कत है क्या? वो आदमी ज़रा सा मुस्कुराया, खड़ा हुआ और अरविंद के पीछे से होता हुआ डिब्बे के दरवाजे तक पहुंचा और पलटा। अरविंद की तरफ हाथ से इशारा करके उसे बुलाया। अरविंद खड़ा हुआ और खड़े होते के साथ ही एक बार फिर सोनम की कॉल आई। अरविंद ने आगे बढ़ते हुए फ़ोन उठाया और फ़ोन उठाते ही सोनम बोली, उसके पास मत जाना। 10 कदम ही दूर था अरविंद उस आदमी से जब सोनम के कहने पर रुका और अरविंद के रुकते ही उस आदमी के मुस्कुराहट भरे चेहरे पर निराशा छाई और अरविंद की नज़रों के सामने वो आदमी ट्रेन से नीचे कूद गया। ये देखकर अरविंद का खून उसकी रगों में ही जम गया। सोनम ने उससे कहा कि वो सीट पर जाकर बैठ जाए। हाँफता हुआ डर के मारे पसीने से तरपतर अरविंद अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अरविंद सोच ही रहा था कि सोनम को कैसे पता चला ये सब, तभी उसका ध्यान अपनी ऊपर वाली बर्थ पर गया। ऊपर से एक आदमी नीचे उतर रहा था। उसके नीचे उतरते ही अरविंद ने उसका चेहरा देखा तो अरविंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि सामने वही आदमी खड़ा था जिसे अभी अभी अरविंद ने ट्रेन से छलांग मारते देखा था। अरविंद खड़ा हुआ और दौड़ा टॉयलेट की तरफ और टॉयलेट के अंदर घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तकरीबन 2 घंटे तक अरविंद टॉयलेट में बैठा रहा और तब दरवाजे पर दस्तक हुई। भाई साहब बाहर आइए, हमें भी जाना है। अरविंद बाहर आया और सीधा अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। अरविंद की सांस में सांस आई जब पूरे डिब्बे में वो छलांग लगाने वाला आदमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। अरविंद को टॉयलेट का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई तो उसने झुककर टॉयलेट की तरफ देखा तो वो व्यक्ति रुमाल से हाथ पोंछता हुआ टॉयलेट से बाहर निकला। दरवाजे पर खड़ा हुआ, एक सिगरेट लगाई, अरविंद की तरफ देखकर मुस्कुराया और ट्रेन से नीचे कूद गया। अरविंद चीखने ही वाला था कि उसके कंधे पर एक हाथ आया। मुड़कर देखा तो सामने टीसी खड़ा था और अरविंद से टिकट मांग रहा था। अरविंद ने उसे टिकट देते हुए बताया कि उसने 2 लोगों को ट्रेन से नीचे कूदते देखा था। तो जवाब में टीसी ने जो कहा वो सुनकर अरविंद के डर में और भी इजाफा होने वाला था, क्योंकि टीसी ने कहा, इस ट्रेन में भूतों का साया है और ख़ासकर इस डिब्बे में आए रोज़ ऐसे हादसे होते रहते हैं। आप घबराइए मत, 24 घंटे हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। इतना कहकर टीसी ने अरविंद की टिकट उसके हाथ में दी और 4 कदम आगे चला और रुका। पलटकर अरविंद की तरफ मुस्कुराया और बोला, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। अरविंद ने हवा की एक घूंट भरी। टीसी आगे बढ़ा, दरवाजे तक गया और एक बार फिर पलटा अरविंद की तरफ, मुस्कुराया और बाहर कूद गया। ये सब देखकर अरविंद खुद को ही नोचना चाहता था, लेकिन अरविंद ने जैसे तैसे दिमाग शांत किया और आंख बंद करके एक कोने में दुबक कर बैठ गया। ट्रेन सुबह तक जयपुर पहुंच गई। ट्रेन से उतरकर अरविंद सीधा अपने घर गया। उसकी माँ उसके लिए पानी लेकर आई। अरविंद
ने पानी पिया तब तक अरविंद के पापा भी वहाँ आ गए और उन्होंने उससे पूछा कि वो 2 ही दिन में वापस कैसे आ गया। तो अरविंद ने बताया कि उसके साथ ये अजीबोगरीब घटनाएं हुई और जब उनको अरविंद ने ये बताया कि उसको हर बार सोनम ने फ़ोन करके बचाया तो इस पर अरविंद के पिताजी गुस्से में बोले, अरविंद अरविंद तुम्हें कितनी बार समझाया है, सोनम मर चुकी है, बाहर आओ अपनी इस दुनिया से, ऐसा ही रहा तो तुम अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। दरअसल 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में सोनम की मौत हो चुकी है। अरविंद ने अपनी सारी रिसीव्ड कॉल देखी तो सोनम की कोई कॉल नहीं थी। हमारा दिमाग हमारी आंखों को वही दिखाता है जो दिमाग देखना चाहता है। अरविंद का ये सब पागलपन था या सच में कोई भूत, ये किसी को नहीं पता। अरविंद आज रात अपने घर पर अपने रूम में लेटा था जब उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। फ़ोन हाथ में लिया तो लिखा आया, सोनम इज कॉलिंग यू। रिया के बहुत ढूंढने के बाद भी जब उसे कोई भी न्यू ईयर पार्टी हॉल नहीं मिला तो उसने अपने दोस्त दिव्या, राहुल और निर्मल से पूछा। तो निर्मल ने कहा कि सारे पार्टी हॉल बुकड हैं, लेकिन मेरे पास मेरे दोस्त के बंगलों की चाबी है और मैं उससे पूछ भी लूँगा, वो मना नहीं करेगा हमें वहाँ पार्टी करने के लिए। पार्टी हॉल ना मिलने की वजह से रिया, दिव्या और राहुल ने भी यही सोचा कि निर्मल के दोस्त के बंगलों में ही पार्टी करना ठीक रहेगा। निर्मल बाकी तीनों से थोड़ा पहले ही वहाँ पहुँच गया। निर्मल ने वहाँ पहुँचकर सफाई की, म्यूज़िक सिस्टम सेट किया और तकरीबन 31 दिसंबर 2023 की रात 11:30 बजे रिया, दिव्या और राहुल भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन इस सब में निर्मल अपने दोस्त यानी बंगलों के मालिक को फ़ोन करना भूल चुका था। खैर, चारों ने पार्टी शुरू की, खूब मस्ती की चारों ने। रिया, दिव्या और राहुल ने तो इतनी शराब पी ली थी कि उन्होंने अपने होश गंवा दिए थे। निर्मल ने इतनी शराब नहीं पी थी तो उसकी हालत ठीक थी। पार्टी ख़त्म करके निर्मल ने बारी बारी रिया, दिव्या और राहुल को उठाकर गाड़ी में बिठाया और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल गया। रास्ते में निर्मल को याद आया कि वो बंगलों पर ताला लगाना भूल गया। निर्मल ने फटाफट रिया, दिव्या और राहुल को उनके अपने अपने घर छोड़ा और उनको छोड़कर सीधा बंगलों पर पहुंचा। अंदर शराब की बोतलें, खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। निर्मल ने सोचा कि वो कल सुबह बंगलों की सफाई कर देगा और ये सोचकर निर्मल ने दरवाज़ा बंद किया और तभी अंदर से म्यूज़िक की आवाज़ निर्मल के कानों में पड़ी। निर्मल ने दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर देखा तो स्विच बंद होने के बाद भी म्यूज़िक सिस्टम अपने आप चल रहा था। निर्मल ने सोचा शायद स्विच बोर्ड में कुछ खराबी होगी, तो उसने स्विच ऑन करके दोबारा ऑफ किया और म्यूज़िक की आवाज़ भी बंद हो गई। निर्मल ने बाहर आकर दोबारा दरवाज़ा बंद किया तो इस बार अंदर से निर्मल को राहुल की आवाज़ आई, निर्मल बचा ले भाई। घर छोड़ कर आने के बावजूद भी अंदर से आती राहुल की आवाज़ किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी थी। लेकिन निर्मल डरपोक नहीं था। उसने दरवाज़ा खोला और फिर से वहीं आकर खड़ा हुआ जहां थोड़ी देर पहले वे लोग पार्टी कर रहे थे। निर्मल ने हॉल की लाइट्स ऑन की, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। निर्मल ने सोचा उसको वहम हुआ है, तो उसने बाहर निकलने के लिए लाइट ऑफ करके कदम बढ़ाए ही थे कि एक बार फिर निर्मल को राहुल की आवाज़ सुनाई दी, भाई मुझे छोड़कर मत जा, बचा ले मुझे। इस बार निर्मल को अपने कानों पर पूरा भरोसा था। निर्मल ने राहुल को पुकारा, राहुल कहाँ है तू? सामने से आवाज़ आई, भाई ऊपर हूँ मैं। निर्मल आवाज़ का पीछा करते हुए ऊपर गया। ऊपर 2 कमरे थे। निर्मल ने राहुल को पुकारा, तू अंदर है क्या? सामने से जब कोई जवाब नहीं आया तो निर्मल ने आगे बढ़कर पहले कमरे का दरवाज़ा खोला। फ़ोन की फ्लैश ऑन करके नज़र अंदर घुमाई तो उसे अंदर कोई नज़र नहीं आया। निर्मल तुरंत दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खुलते के साथ ही अंदर से एक हाथ ने निर्मल का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। निर्मल के अंदर जाते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ और शुरू हुई निर्मल की चीखें और चीखें, बस चीखें।
उधर रिया की जब नशा उतरने के बाद आंख खोली तो सुबह के 10 बज चुके थे। रिया ने फ़ोन हाथ में लिया और अपनी कल रात की पार्टी की फ़ोटोज़ देखने लगी। तो फ़ोटो देखते देखते उसका ध्यान हर फोटो में अलग अलग जगह खड़ी एक लड़की पर पड़ी, जो खून से सने कपड़ों में बिल्कुल उदास चेहरे के साथ खड़ी थी। रिया की आंखें ये फ़ोटोज़ देखकर फटने को हो गई। उसने तुरंत दिव्या और राहुल को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। रिया ने निर्मल का फ़ोन बार बार ट्राई किया, लेकिन निर्मल ने एक भी कॉल नहीं उठाई। खैर, दिव्या और राहुल जब रिया के पास आए तो रिया ने उनको वो फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो देखकर दिव्या और राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। रिया ने जब दिव्या और राहुल को बताया कि निर्मल फ़ोन नहीं उठा रहा तो तीनों निर्मल के घर पहुंचे, जहां उन्हें पता लगा कि निर्मल तो कल रात से ही घर नहीं आया। राहुल को धुंधला धुंधला सा याद था कि रात को उसे घर छोड़ने के बाद उसी बंगलों में जाने की बातें कर रहा था निर्मल। लेकिन वो फ़ोटोज़ देखने के बाद दिव्या और रिया की उस बंगलों में जाने के लिए बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन राहुल उस बंगले में जाने के लिए अकेला ही तैयार हुआ। राहुल कुछ ही देर में बंगलों पर पहुंच गया तो देखा दरवाज़ा खुला था। अंदर जाकर राहुल निर्मल को पुकारता हुआ निर्मल इधर उधर नज़रें घुमा ही रहा था कि उसकी नज़र हॉल के आखिर में एक कमरे के एक दरवाजे पर पड़ी, जो पहले अपने आप राहुल की नज़रों के सामने खुला और फिर अपने आप बंद भी हुआ। राहुल निर्मल को पुकारता हुआ आगे बढ़ा, दरवाजे के पास पहुंचा। एक धक्के से दरवाज़ा खोलकर पीछे हटा। दरवाज़ा एक आवाज़ के साथ खुला, लेकिन अंदर राहुल को कोई दिखाई नहीं दिया। कमरे के अंदर घुसकर राहुल इधर उधर नज़रें घुमा ही रहा था कि उसको सीढ़ियों पर दौड़ने की एक आवाज़ सुनाई दी। राहुल ने झट से बाहर आकर देखा तो सीढ़ियों पर उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन ऊपर एक लाइन में बने 3 कमरों में से दूसरे कमरे का दरवाज़ा अपने आप लहराता हुआ राहुल को नज़र आया। राहुल इस बार चुपचाप बिना निर्मल को पुकारते हुए सीढ़ियों से ऊपर गया। उस लहराते दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को मानो छुआ ही था कि उसे लगा कि अंदर से दरवाज़ा किसी ने खींचा। दरवाज़ा खुलते ही राहुल की नज़रों के सामने कमरे के बीचों बीच निर्मल बेहोश पड़ा था और ठीक सामने दीवार से लगे एक बड़े फ्रिज के अंदर से ऐसी आवाज़ें आ रही थी मानो फ्रिज के अंदर से फ्रिज पर कोई घूंसे मार रहा था। राहुल कमरे के अंदर घुसा, निर्मल तक पहुंचा, लेकिन फ्रिज के अंदर से आती आवाज़ ने उसे फ्रिज को खोलकर देखने के लिए मजबूर कर दिया। और जैसे ही राहुल ने फ्रिज का दरवाज़ा खोला, राहुल की चीख पूरे बंगलों में गूंजी और चीख के साथ ही राहुल भी बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब राहुल 3 घंटे तक लौट कर नहीं आया तो रिया और दिव्या ने पुलिस को खबर की। पुलिस बंगलों पहुंची। ढूंढने पर ऊपर वाले कमरे में पुलिस को राहुल और निर्मल बेहोश पड़े मिले और उस फ्रिज में चीर फाड़ कर मारी गई एक लड़की की लाश पुलिस को मिली। छानबीन के बाद पता लगा कि वो लाश आरती की थी, जो निर्मल के दोस्त यानी बंगलों के मालिक दीपक की गर्लफ्रेंड थी। तुरंत दीपक को बुलाया गया। उस पर कार्रवाई हुई तो पता लगा एक छोटा सा झगड़ा दीपक और आरती के बीच इतना बड़ा बन गया कि गुस्से में आकर दीपक ने आरती को चाकू घोंप घोंप कर बड़ी बेरहमी से मार डाला और उसकी लाश को फ्रिज में छुपा दिया और खुद शहर छोड़कर भाग गया। लेकिन वो ये भूल चुका था कि उसके बंगलों की एक चाबी निर्मल के पास भी है। रिया ने जिस लड़की को पार्टी की फ़ोटोज़ में देखा था, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि आरती ही थी। ये न्यू ईयर पार्टी रिया, दिव्या, राहुल और निर्मल को ज़िंदगी भर याद रहेगी। अगर आपने भी इस बार न्यू ईयर पार्टी दोस्त के घर की है तो आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैम और ये थी स्केरी टेल्स में आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।